हेलो नमस्कार, मैं गमेर सिंह कित्तावत, वरिष्ठ तकनीकी सहायक, अनुसंधान प्रसार केंद्र, केंद्रीय रेशम बोर्ड, होशंगाबाद में कार्यरत हूँ। मैं आज को आपको भारत देश में पाया जाने वाला रेशम के प्रकार के बारे में अवगत कराना चाहता हूँ। सीखने के उद्देश्य। इस कोर्स के माध्यम से आप तसर रेशम के उद्योग के विभिन्न पहलुओं को समझ पाएंगे। आप तसर कीट पालन की प्रक्रिया, पौधारोपण और कीटों के प्रबंधन के तरीकों को जानेंगे। आप तसर के उद्योग के आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों और इसके प्रभाव को ग्रामीण क्षेत्र में समझेंगे। साथ ही आप तसर रेशम कीट से जुड़े उत्पादन, बीजोत्पादन और बंजर भूमि सुधार के उपायों को भी जानेंगे। पाठ्यक्रम की रूपरेखा। मॉड्यूल 1, परिचय तसर। इस मॉड्यूल में हम तसर रेशम, इसके कीट और प्रमुख उत्पादन क्षेत्रों के बारे में समझेंगे। मॉड्यूल 2, लर्निंग ऑब्जेक्टिव। इसमें तसर रेशम उद्योग की आत्मनिर्भरता, आर्थिक और पर्यावरणीय लाभों पर चर्चा करेंगे। मॉड्यूल 3, नर्सरी और पौधारोपण। इस मॉड्यूल में अर्जुन पौधारोपण, नर्सरी और तसर कीट पालन के लिए पौधों का चयन करेंगे। मॉड्यूल 4, कीट पालन। यहां हम तसर कीट पालन, इसके जीवन चक्र और पालन के तरीके सीखेंगे। मॉड्यूल 5, रेशम कीटों के शत्रु एवं उनका प्रबंधन। इसमें तसर कीटों के शत्रुओं और उनके प्रबंधन के उपायों पर चर्चा करेंगे। मॉड्यूल 6, तसर रेशम कीट, बीजोत्पादन, ग्रेनेज, तकनीक एवं प्रबंधन। इसमें बीजोत्पादन, बीजागार की प्रक्रिया और तकनीकों को समझेंगे। मॉड्यूल 7, उष्णकटिबंधीय तसर उद्योग से लाभ। इस मॉड्यूल में तसर उद्योग के ग्रामीण विकास, रोजगार और पर्यावरणीय लाभों को जानेंगे। भारत देश में 4 प्रकार के रेशम पाए जाते हैं। उसमें सबसे ज्यादा मुख्य रूप से मलबरी शहतूत रेशम का उत्पादन होता है, जो कि आपके दक्षिण भारत, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और इधर आपका वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर में अधिकतर पाया जाता है। और उसका उत्पादन आपके मध्य प्रदेश में भी हो रहा है। उसके अलावा वन्य रेशम, जो वन क्षेत्र में तसर कीड़ा को नाम से जाना जाता है। कुछ आपको हिमालय तराई के क्षेत्र में नैनीताल की तरफ से ओक तसर भी पाया जाता है। कुछ आपका असम की तरफ से हेरी का भी कीट पालन किया जाता है। उसके अलावा आपका मुगा का रेशम, जो असम में पाया जाता है। इस तरह से भारत देश में मुख्यतः चारों पांचों प्रकार के रेशम के कीट पालन किया जाता है। मैं आज आपको मुख्य रूप से तसर के उद्योग के बारे में, तसर के बारे में आपको जानकारी देना चाहता हूँ। उष्णकटिबंधीय तसर उद्योग होता है, जो ट्रॉपिकल तसर में इसका कीट पालन किया जाता है। इसके जो उद्योग में जो परंपरागत है, अति पारंपरिक है ये, और ये स्वदेशी वस्त्र उद्योग में पुरानी तरह से काम चल रहा है। और इसमें पुरुष और महिला दोनों रोजगार प्राप्त करते हैं, और रोजगार में सभी को इसको फायदा होता है और कम समय आमदनी होती है। इसका मेन मोटो है, जैसे पौधारोपण है, कीट पालन है, बीमारी प्रबंधन है, बीजागार है और धागाकरण व बुनाई। इस तरह से इसका आपको इसमें फायदा होता है। भारत में तसर कर्मी पालन का शिलान्यास हो रहा है। इसमें आपको 4 स्लाइड सामने दिखाई दे रही है। इसमें जो अंडे से कीड़े, ब्रशिंग नवजात शिशु इसका बाहर निकल रहे हैं। उसके बाद चाकी कीट पालन में जो आपको किसान भाई दिख रहे हैं, उसमें नेट लगाई गई है, और नेट के अंदर जो कीट पालन है उसको चाकी कीट पालन करते हैं, ताकि छोटे कीट को परभक्षी जो प्रेडिटर्स और पेस्ट उसका नुकसान कम करते हैं, उसको उसमें बचाए रखने के लिए प्रथम और द्वितीय कीट पालन उसमें किया जाता है। उसके बाद ये आपको तीसरी स्लाइड में दिख रहा है, जो कीट पालन, इसको जो पेड़ पर पत्ती कम हो जाती है, उसके बाद इसको पत्ती को टहनी से काट कर इसको वापस लटका कर दूसरे पेड़ पर उसको ट्रांसफर करते हैं। वो आपको तीसरे नंबर स्लाइड पर दिख रहा है। और चौथा नंबर में आपको जो कोसा की है ना, उसका जो उत्पादन है लास्ट में, उसकी माला दिखाई दे रही है, जो कोसा इसका बन गया है। भारत में तसर कर्मी पालन में जो अलग अलग राज्य है, जिस तरह से राज्य झारखंड है, सबसे उसमें झारखंड है, इसमें ऊपर जाती है, जैसे हरियाण, लोडमा, डाबा, पालमा, जापला, मोदिया, कोवा, लरिया। छत्तीसगढ़ में रैली, मंडला, जांगवीर, भोपालपट्टनम, कोरबी, सुकवी। ओडिशा में सिमलीपाल, मौदल, नलिया, सुकिंदा, बौद्ध, अमरकट। पश्चिम बंगाल में टीरा, बांकुरा। राजस्थान में तसरक नाम से कीट पाया जाता है। मध्य प्रदेश में जाबुना, पिपराई, सियोनी, मुल्ताई। महाराष्ट्र में भंडारा, आंध्र प्रदेश में आंध्रा, कर्नाटक में बेल्जियम, केरला केई 02, उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर, मिर्जापुर, मोरगा। जम्मू कश्मीर में शिवालिका, असम नौगांग NE195, नागालैंड में NG-94, मेघालय NE295, मणिपुर जिरीबाम,
इस तरह से इन राज्यों में युग प्रजातियां पाई जाती है। इन जो प्राथमिक खाद्य पौधे हैं इनके वैज्ञानिक नाम आपको इस स्लाइड में दिखाया गया है। जैसे टर्मिनेलिया अर्जुना है तो इसको सामान्य नाम, ये वैज्ञानिक नाम है इसका, इसको सामान्य नाम में इसमें अर्जुन बोलते हैं। टर्मिनेलिया टोमेटोसा इसका आसन बोलते हैं। शोरबिया रोबस्टुसा इसको शाल कहते हैं। इस तरह से इसको ये जो सभी नाम आपको वैज्ञानिक नाम दिए गए, इस पर सामान्य नाम इनके सामने दर्शाए गए हैं। इसके जो प्राथमिक खाद्य पौधे ऊपर में जो आपको 8 नंबर तक दर्शाए गए, उसके बाद द्वितीय खाद्य पौधे 1 से 8 नंबर तक दिखाए गए, जिसमें इसमें जो प्राइमरी फूड अगर खत्म हो जाता है तो उसके बाद अंजन, हरितिका, बेरा, जंगली बादाम, किंजल, दोता, जामुन, कुंभी, ये इसको द्वितीय खाद्य रूप में ये तसर पौधों के लिए खाद्य पौधा है। भारत का रेशम उत्पादन मानचित्र आपको इस स्लाइड में दिखाया जा रहा है। कच्चे रेशम का उत्पादन 2022-23 में हुआ था। टोटल आपका 36,582 मैट्रिक टन में, जिसमें मलबरी 27,654 मैट्रिक टन, 75% उसकी भूमिका है। तसर इसमें कम है, 1,318 मैट्रिक टन 4% है। एरी 7,349 मैट्रिक टन 20%, मुगा 261 मैट्रिक टन 1% है। इस तरह से ये रेशम के बारे में, तसर रेशम और ये इसके बारे में आपको परिचय दिया गया है। केंद्रीय रेशम बोर्ड अनुसंधान और प्रसार केंद्र होशंगाबाद की ओर से लर्निंग ऑब्जेक्टिव में आपको जो फर्स्ट नंबर स्लाइड में इसमें जो तसर रेशम कीट का जो अंडा दिखाई दे रहा है उसमें आपको, उसके बाद सेकंड जो उसमें साइड ऊपर भी है उसमें जो तसर का परिपक्व कीड़ा जो लार्वा दिखाई दे रहा है आपको। तीसरा नंबर में आपको जो स्लाइड है उसमें आपको इसके जो नर और मादा के जो कुकन है वो दिखाई दे रहे हैं आपको। और चौथा नंबर इसका जो आपका इसका सलब है नर और मादा का, वो दिखाई दे रहा है। ये आपको ये दृष्टि है इसका गुणवत्तापूर्ण रेशम उत्पादन में आत्मनिर्भर बनना, अंतर्राष्ट्रीय ग्रेड में और वैश्विक नेता के रूप में उभरे। परिचय। तसर इस मॉड्यूल में हमने समझा कि भारत में 4 प्रमुख प्रकार के रेशम होते हैं, जिनमें तसर रेशम की महत्वपूर्ण भूमिका है, और यह रेशम उत्पादन मुख्य रूप से दक्षिणी भारत और मध्य प्रदेश में होता है। नमस्कार। मॉड्यूल 3 में आपको अर्जुन पौधशाला व बागान के बारे में बताया जाएगा, जिसमें आपको अर्जुन बीज, ये स्लाइड में आपको दिखाई दिया जा रहा है, जिसमें अर्जुन के बीजों को बोरे में रखकर 4 दिन तक पानी में डुबाकर उपचारित करना पड़ता है। अर्जुन के बीज बड़े सख्त और कठोर होते हैं। ये आपने देखा होगा कौवा का पौधा होता है अर्जुन का, जो नदी के किनारे अक्सर पाया जाता है, क्योंकि नदी के किनारे इसको जो खोल बीज होता है इसमें सड़ना और गलना चाहिए, बहुत हार्ड कठोर होता है। तो इसके लिए अपन जो हम नर्सरी लगवाते हैं उस दौरान क्या कि इसको बोरों को बोरे में ये बीज रखकर उसको पानी में 4-5 दिन के लिए भिगोया जाता है, डुबाया जाता है। उसमें इसके ऊपर का जो भित्ति है वो सख्त नरम हो जाता है। उसके बाद इसको है ना वापस इसको किसी पेड़ की छाया के अंतर्गत मिट्टी और रेती के उसमें उसको मिक्स किया जाता है, उस पर बोरे ढक दी जाते हैं। और जैसे जैसे उसमें अंकुरित आते हैं, 1-2 पत्ती आती है उसमें, उसके बाद उसको जो पॉलीथीन की थैली होती है उसमें थैली में 2 भाग मिट्टी और 1 भाग गोबर खाद और 1 भाग सेंट का वो मिलाकर उसको थैली में भरा जाता है। उसके बाद उस पौधे को जैसे 2 पत्ती आ गई उस जड़ सहित उसको उसमें लगाया जाता है। इस तरह से वो नर्सरी का पौधारोपण किया जाता है। ये नर्सरी आपको 3 से 4 महीने में तैयार हो जाती है। अर्जुन के बीज आप अक्सर मार्च-अप्रैल में इसको पक जाते हैं, मिलते हैं, उसके बाद उसका प्रयोग किया जाता है और जुलाई-अगस्त में वापस इसका पौधारोपण के लिए पौधे 3 से 4 महीने में तैयार हो जाते हैं, जो अपन पौधारोपण करते हैं। ये आगे की स्लाइड में आपको अर्जुन पौधशाला दिख रही है, जो उस पौधे से बीज से ये पौधे कल में तैयार की गई, थैलियां भरी गई और ये इसमें क्यारी में लगाई गई। इसमें पौधशाला 3 माह पुरानी पौध को पौधारोपण के लिए तैयार करते हुए दिखाया गया है। ये 3 महीने में कंप्लीट तैयार हो जाती है, 2 से 3 फीट तैयार हो जाती है। उसके बाद इसको पौधारोपण के लिए ट्रांसफर किया जाता है, जहाँ पर ये देखिए आप अर्जुन का पौधशाला पौधारोपण किया गया है। ये करीब 4-5 साल का पौधा है, पेड़ बन गया है। ये सघन अर्जुन पौधारोपण का आपको स्लाइड में दिख रहा है। इसका अंतराल 6 बाई 6 फीट है। ये कतार से कतार 6 फीट और लाइन से लाइन उसका पौधे दूरी भी 6 फीट है। तो इस तरह से ये पौधे लगाए गए। ये पौधे लगाने के बाद इस लगभग इसमें 4 साल रहता है। 4 साल बाद तैयार हो जाता है। उसके बाद इससे कीट पालन किया जाता है। तो कीट पालन करने के लिए 4 साल इसमें जो पीरियड लगता है उस दौरान आप उसमें सब्जी वगैरह जो लगा सकते हैं, ताकि किसान को एक अंतर फसल लगाकर उसको आमदनी बढ़ाई जा सकती है।
अब ये पेड़ों की जो कटाई छटाई करते हैं, पोलार्डिंग, इसको पोलार्डिंग बोलते हैं। छटाई ऐसी विधि है जिसमें मुख्य तना की ऊंचाई को व्यवस्थित किया जाता है और साइड ब्रांच को बढ़ोतरी के लिए छोड़ देते हैं। मौसम इसकी फरवरी मार्च में प्रथम फसल की कटाई की जाती है। अप्रैल जुलाई में द्वितीय फसल के लिए प्रूनिंग की जाती है। ऊंचाई 1.8 मीटर जमीन स्तर से ऊपर की जाती है। छिराछोदन पोलार्डिंग बोलते हैं, जिसको तने को ऊपर से 6 फीट 5 फीट के ऊपर से काट दिया जाता है पूरा। उसमें बिल्कुल जो छोटी साइड ब्रांचें नहीं होती है, उसको 2 साल 3 साल में एक बार उसको पोलार्डिंग किया जाता है। इसमें मुख्य तना का ऊपरी भाग को पूरा काट दिया जाता है। मौसम फरवरी मार्च प्रथम फसल, अप्रैल जुलाई द्वितीय फसल। ऊंचाई 1.5 मीटर जमीन स्तर से ऊपर इसकी रखी जाती है, जो आपको इस स्लाइड में माध्यम से पौधों को दिखाया गया है। बेसिन की तैयारी, वर्मी कंपोस्ट अनुप्रयोग। अब प्रूनिंग के बाद इसको जो आप इसमें पौधा जो है उसकी जो बेसन का तैयार किया जाता है। बेसन को तैयार करने के आसपास खुदाई की जाती है। उस बेस में गोबर और वर्मी कंपोस्ट डाला जाता है, जो 2 किलो उसमें प्रति पौधे को डालना पड़ता है। उसके बाद उससे सिंचाई की जाती है ताकि अगली फसल के लिए पौधे पत्ती तैयार हो जाए। ये मेजबान पौधों का जो इस स्लाइड में आपको दिखाया जा रहा है, मेजबान पौधों का रखरखाव। अर्जुन टर्मिनिलिया, अर्जुना, आसन, टर्मिनिलिया, टोमटोसा, साल, सेरिया, रबुस्टा, ये आसन और अर्जुन के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो ये आपके जो तसर कीट पालन किया जाता है, इसमें अर्जुन और आसन के पौधों का जो चित्र दिखाया गया है, इसी में ये कीट पालन किया जाता है। ये किसान अपने खेतों में लगा सकता है या फिर जंगल, जो वन विभाग के जंगल है, उसमें भी ये किया जा सकता है। इस तरह से आपको ये रेशम की जो आपको बताया गया स्लाइड्स के माध्यम से, ये शहतूत रेशम का मतलब ये तसर का जो बागान का रखरखाव, मेंटेनेंस के बारे में बताया गया है। इस मॉड्यूल में हमने अर्जुन पौधशाला में पौधों की नर्सरी कैसे तैयार की जाती है और तसर रेशम कीट पालन के लिए अर्जुन और आसन के पौधों का उपयोग कैसे किया जाता है, यह सीखा। आगे आपको मॉड्यूल 4 में दिखाया गया है कि तसर रेशम कीट का परिचय। मैं आपको बताना चाहता हूँ तसर रेशम कीट का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं अंडा, लार्वा मतलब इल्ली, संखी यानी पिपा कुकन के अंदर, तथा सलब मौत व्यस्त से पूरा होता है। मतलब 4 अवस्थाओं में होकर इसका जीवन चक्र पूरा हो जाता है। तो इसमें कुल मिलाकर 30 से 35 दिन फर्स्ट क्रॉप में लगते हैं। तो सबका अलग अलग समय वो आगे आपको दिखाया जाएगा। तसर रेशम कीट का वैज्ञानिक नाम इसका एंथेरिया माइलेटा है। तसर रेशम कीट की कुल 5 अवस्था होती है, जिसमें प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था, तृतीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था, पंचम अवस्था होती है। 5वीं अवस्था में कीट अपना वो रेशम ग्रंथि उसमें तीसरी अवस्था से तैयार हो जाती है। तीसरी, चौथी, 5वीं अवस्था में रेशम ग्रंथियां विकसित होती है। 5वीं अवस्था में अपना कीड़ा मुंह से लार निकालता है। लार हवा के स्पर्श में अपना कोकन धागा बन जाता है। धागा बनने से वो अपना कोकन बनाता है। इस तरह से ये रेशम का तसर का कीड़ा पूरा करता है। इसमें आपको प्रथम फसल 30 से 40 दिन की होती है। ये प्रथम फसल मार्च, जुलाई, अगस्त में, इसको द्विप्रज बोलते हैं। द्वितीय फसल 40 से 50 दिन की होती है। इसमें मार्च, सितंबर, अक्टूबर में होती है। इसको भी द्विप्रज बोलते हैं। तीसरी फसल 60 से 75 दिन की होती है। माह, नवंबर, दिसंबर, इसको त्रिप्रज बोलते हैं, ट्राइवोल्टाइन बोलते हैं। और उनको ऊपर वाली को दोनों को बाइवोल्टाइन बोलते हैं। प्रथम फसल इसको यहाँ की जो मध्य प्रदेश में या उत्तर प्रदेश में इधर अम्पत्तियाँ बोलते हैं, जिनसे द्वितीय फसल के लिए अंडों का निर्माण किया जाता है। इसमें रेशम की मात्रा कम होती है। और द्वितीय फसल में उत्पादित कोषों को डाबा कहा जाता है, जिसमें डाबा वाली फसल में कुकन में जो धागा की मात्रा प्रचुर होती है, उससे धागाकरण किया जाता है। इस तरह से चलता है। तसर रेशम कीट का उपयोग 2 प्रकार से किया जाता है। एक तो प्रजनन हेतु जो अंडा निर्माण के लिए होता है। आगे दूसरा धागाकरण हेतु, जो रेशम धागा बनाने के लिए, धागा से फिर उसके वस्त्र बनाए जाते हैं। आगे इस स्लाइड में आपको दिखाया जा रहा है कि अंडे, जैसे सामने आपको अंडे दिखाई दे जा रहे हैं। दूसरा आपको कुरचन का दिखाया जाता है, अंडे से कीड़े निकल के उस पत्ती पर चढ़ गए हैं। तो ये आपको दिखाई दे रहा है कि एक मादा सलब में 180 से 200 अंडे देती है। एक मादा सलब 180 से 200 अंडे देती है। परीक्षण करने के बाद उक्त अंड समूह को डेफल्स कहते हैं, डिजीज फ्री लाइंस। एक डेफल में 200 अंडे होते हैं। 100 डेफल का वजन 200 ग्राम होता है। तो मतलब एक मादा जो अंडा देती है उसी को आप एक डेफल बोल सकते हैं, जो कि उसमें जो अंडे जो 10 दिन बाद आपको उसमें उसका इनक्यूबेशन में रखा जाता है। उसमें बराबर टेम्परेचर और जो भी उसका अंदरूनी तौर से उसका पालन किया जाता है।
उसमें फिर अंडे ब्रेशिंग होते हैं। ब्रेशिंग होने के बाद लार्वा जो निकलता है वो अंदर टब में निकाला जाता है। टब में पत्ती रखी जाती है, अर्जुन की पेड़ के ऊपर कोपल पत्ती, उस पर ऊपर पत्ती पर कीड़ा आ जाता है। उस कीड़े को वापस उसको पत्ती पर चढ़ने के बाद उसको पेड़ों में ट्रांसफर किया जाता है, जो कि आगे आप ब्रशिंग की जो इस स्लाइड में आपको देखा जा रहा है। प्रथम दिन अंडे से बाहर आए शिशु लार्वा तसर कीट, जो चाकी कीट पालन कहते हैं। प्रथम और द्वितीय जो अवस्था होती है उसको चाकी कीट पालन कहते हैं। इसके बाद चाकी कीट पालन नेट। अब चाकी कीट पालन नेट का क्यों प्रयोग किया जाता है, ये आपको समझाने के लिए जरूरी है। प्रथम और दूसरी अवस्था को चाकी कीट पालन कहते हैं। चाकी कीट पालन के दौरान नायलॉन नेट का प्रयोग शिशु कीट को कीट बक्सों से बचाने में किया जाता है। जो आप इस चित्र में देख रहे हैं, स्लाइड में देख रहे हैं कि अंदर पेड़ है, जो इसमें चाकी कीट पालन की जो पेड़ों की हाइट है 3 से 4 फीट की ऊंचाई पर रखते हैं ताकि ऊपर नेट पर टच नहीं हुए, और कीड़े अंदर रहते हैं। चारों तरफ से नेट को दबा दी जाती है और अंदर जो कीट पालन गृह में जो अंदर जो नेट के अंदर में है साफ सफाई रहती है पूरी, और उसमें कीड़े जो परभक्षी उसको नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इस तरह से अपन 7 से 10 दिन जो चाकी कीट पालन का पीरियड है उसमें उसको किया जाता है। उसके बाद चाकी कीट पालन में ये आपको स्लाइड में दिखाया जा रहा है कि जो पेड़ है, पेड़ के नीचे इसको पेपर बिछाया गया। पेपर बिछाने के बाद उस कीड़े को ऊपर पेड़ के ऊपर ट्रांसफर किया गया। वहां से अगर कीड़े हवा से जो भी छोड़ देते नीचे गिरते हैं, उनको ब्रश की सहायता से वापस उठाकर फिर पत्ती पर चढ़ाया जाता है। इस तरह से चाकी कृमि पालन के दौरान बागान के रखरखाव एवं आवश्यक सावधानियां ये रखते हुए आपको स्लाइड दिखाई दे रहा है। इसके बाद जो कीड़े की प्रथम अवस्था है, जो प्रथम अवस्था में आपको इस स्लाइड की मदद से दिखाया जा रहा है, जो कीड़े जो पत्ती पर कीड़े चढ़े हुए हैं, जो प्रथम अवस्था में जो कीड़े की अवधि होती है 3 से 4 दिन होती है। ये कीड़े पेड़ों पर ही चढ़ा जाते हैं, वहीं पेड़ों पर, मतलब ये तसर का जो मेन बात यह है कि तसर को जो इंडोर नहीं पाला जाता, ये आउटडोर किया जाता है। तसर में ये बात है कि जैसे कई बारिश आ रही जोरदार, तो उसमें उस दौरान अगर कीड़े बाहर पेड़ पर स्थानांतरित नहीं किए जाते हैं तो उसको अपन चाकी को 1 दिन 2 दिन के लिए अपन इंडोर कर सकते हैं। उसमें जो मटका होता है, मटके में पानी भरा जाता है, पानी के ऊपर वो टुकड़े 1-1 फीट की टहनी काट कर लाकर उसको लगे जाते हैं और मटका को बंद कर दिया जाता है। पानी में डंडी रहती है, उस पर कीड़े छोड़ देते हैं अंडे नवजात लार्वा को। तो उसके पास में बोतल रखते हैं, बोतल में जो पानी भरा रहता है उसमें डंडी घुसाड़ देते हैं, उसको भी ऊपर पैक कर देते हैं ताकि कीड़ा उस पानी में नहीं जाए। उस तरह से उसको सपोर्ट करके उस कीड़ों को 1 से 2 दिन अपन इंडोर में रेयरिंग कर सकते हैं ताकि थोड़ा कीड़ा बड़ा हो जाए, थोड़ा पकड़ उसकी मजबूत हो जाए। उसके बाद उसको ट्रांसफर पेड़ पर कर देते हैं ताकि वहां से वो कम से कम नुकसान हो कीड़ों का। इस तरह से बरसात के दौरान उसको बचाने के लिए 2 दिन चाकी इंडोर करके उसको बाहर ट्रांसफर किया जाता है। बाकी तसर का पूरा काम बाहरी वातावरण, आकाश के खुले आकाश के नीचे होता है, और पूरा कीट पालन चाकी के अलावा जो नेट में होता है उसके बाद पूरे ओपन में होता है। ये प्रथम अवस्था आपको दिख रही है, 3 से 4 दिन होती है। 3 से 4 दिन के बाद कीड़ा मोल्ट में चला जाता है, वो 24 घंटा मोल्ट में रहता है। उसके बाद आपको द्वितीय अवस्था की स्लाइड दिखाई जा रही है। इसमें दूसरी अवस्था में ये अवधि 4 से 5 दिन की होती है। 4 से 5 दिन कीड़े इसमें थोड़े बड़े हो जाते हैं। इसमें कीड़े थोड़े बड़े होने के कारण कीड़े गिरते भी हैं, उसको गिरने के बाद कीड़े उसको उठाकर वापस ऊपर रखना है, और कीड़े थोड़े बड़े हो जाते दिखते भी हैं। इस तरह से आपको इस स्लाइड में दिखाई जा रहा। और इसके बाद इसका भी मोल्ट 24 से जो सामान्य टेम्परेचर में चल रहा तो 20 से 24 घंटा इसका भी मोल्ट रहता पीरियड। उसके बाद आपको तीसरी अवस्था में ले जाते हैं। ये पहली और दूसरी अवस्था को अपन चाकी कीट पालन करते हैं, वो पहली और दूसरी अवस्था खत्म होगी। अब आप तीसरी से 5वीं अवस्था जो जा रहे हैं अपन, ये तीसरी अवस्था से 5वीं अवस्था को उत्तरावस्था कीट पालन बोलते हैं। इसमें मतलब कीड़ा बड़ा हो जाता है। तीसरी, चौथी, 5वीं को 3 अवस्था को उत्तरावस्था कीट पालन बोलते हैं। तो ये तीसरी अवस्था में अवधि इसकी 5 से 6 दिन की होती है। 5 से 6 दिन ये कीड़ा पेड़ पर पत्ती खाता है। तो कीड़े को अपन जो ट्रांसफर करते हैं, तसर में देखा गया जो कीड़े को जो ट्रांसफर कर रहे हैं चाकी के बाद में, तो चाकी के बाद में देखना कि पेड़ के नीचे थाला है, उसको थाले में गड्ढा नहीं होना चाहिए, पानी का भराव क्षमता नहीं होनी चाहिए, उसमें उसको पूरा थाला अगर बनाओ तो उसको भर देना चाहिए। उसके बाद पेड़ को हिला देना चाहिए, सूखी पत्ती, कीड़े मकोड़े उसमें सब हट जाए। उसके बाद कीड़ों को ट्रांसफर करना चाहिए। कीड़े इतने ज्यादा नहीं डालना चाहिए ताकि बार बार उसको ट्रांसफर करना पड़े। कम मात्रा में कीड़े डालना चाहिए ताकि काफी दिनों तक वो पत्ते खाए और दूसरी जगह उसको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़े। उससे समय और श्रम की बचत होती है। ये आपको तीसरी अवस्था दिखी, इसमें अवधि 5 से 6 दिन की होती है। उसके बाद ये भी मोल्ट में चला जाता है। ये 24 घंटा से मौसम के अनुसार टेम्परेचर अगर कम होगा तो मोल्ट की अवधि उसकी बढ़ जाएगी, और सामान्य टेम्परेचर चलेगा तो ये 24 से 30 घंटा तीसरी अवस्था का मोल्ट में रहता है। इसके बाद आपको चतुर्थ अवस्था के किट दिख रहे हैं स्लाइड में।
जिसकी अवधि 8 से 9 दिन होती है। इसमें कीड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं। इसको फिर पेड़ों पर आपको ट्रांसफर, जो कीड़े नीचे उतर जाते हैं उनको वापस डंडी पर लेकर उसको वापस पत्ती पर ट्रांसफर करना पड़ता है। और इस तरह से आपको ये चौथी अवस्था का कीड़ा दिख रहा है। चौथी अवस्था में जो मोल्ट का पीरियड होता है वो थोड़ा लंबा होता है। ये मतलब 36 घंटे से 48 घंटा भी हो सकता है, 3 दिन भी हो सकता है, सर्दी के हिसाब से जैसा टेम्परेचर इसको चाहिए उस हिसाब से। अगर कम टेम्परेचर तापमान न्यूनतम रहा तो इसकी मोल्टिंग जो निर्मोचन का प्रक्रिया वो लंबा हो जाता है, और सामान्य टेम्परेचर रहा तो इसको 2 दिन में ये मोल्ट से आउट हो जाएगा। इस तरह से आपकी चतुर्थ अवस्था ये पूर्ण होती है। अब आपको इस स्लाइड में 5वीं अवस्था दिख रही है। 5वीं अवस्था में ये अवधि 10 से 12 दिन की होती है। इसमें आपको कीड़ा बहुत बड़ा हो गया और ये पत्ती भरपूर पत्ती खा रहा है। इसके बाद ये 5वीं अवस्था, इसकी 5वीं अवस्था के बाद में कीड़ा मोल्ट में नहीं जाता है। ये कुल इसकी कीड़े की 5 अवस्थाएं होती है और 4 मोल्ट होते हैं। तो 5 अवस्था में कुल मिलाकर इसका 30 से 35 दिन का पीरियड होता है, जो करीब 4 मोल्ट पीरियड होते हैं। 4 मोल्ट में इसका करीब मान लो 5-6 दिन ये पत्ती नहीं खाता है और 25 से 30 दिन ये पत्ती खाता है। इस तरह से इसका ये 5वीं अवस्था का जीवन चक्र पूरा होता है। 5वीं अवस्था का कंप्लीट होने के बाद में ये, जैसे अभी ये स्लाइड में आपको दिख रहा है कि लार्वा को पेड़ पर स्थानांतरण करना। जैसे 5वीं अवस्था में कीड़ा है तो इसको कीड़ा में टोकरी में भर के लाया है तो उसको वापस एक लकड़ी की सहायता से उसको तिकोना उसमें घुसाकर उसमें पिरोकर उसको ऊपर रखा जाता है। इस तरह से आपको उसका स्थानांतरण किया जाता है। और ये कीड़ों के बीच में जैसे कोई बीमारी का प्रकोप आता है तो इसमें ब्लीचिंग है, जो भी मिश्रण दवाई आती है उसमें जो इसमें थैली में चूना के साथ में मिलाकर उसको उस पेड़ों को ट्रांसफर करते समय जो सब एक इकट्ठा रखा गया है उस पर वो डस्टिंग करके फिर उसको पेड़ों में ट्रांसफर किया जाता है, जो आप इस स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। ये तसर कीट पालन का आपको पेड़ों पर जो कीड़े किस तरह से रहते हैं उसका एक आपको चित्र दिखाया गया है। तो इस तरह से पत्ती खा रहे हैं। ये छोटे लार्वों को मतलब तीसरी चौथी अवस्था के कीट है वो आपको दिखाया जा रहा है। इसके बाद तसर कीट की अवस्था के बारे में ये स्लाइड से आपको अवगत कराया जाता है। ये पहली और दूसरी को यंग अवस्था बोलते हैं, तीसरी चौथी पांचवी को लेटेस्ट अवस्था बोलते हैं, जो उत्तरावस्था की जाती है। ये वजन 5 से 10 ग्राम इसका बढ़ता ये 45 से 50 ग्राम हो जाता है 5वीं अवस्था तक। और इसकी अवधि होती है, जो प्रथम अवस्था होती है उसका 3 दिन से 4 दिन, ये दूसरी अवस्था 4 से 5 दिन, और तीसरी अवस्था 6 से 7 दिन, चौथी अवस्था 8 से 9 दिन और 5वीं अवस्था 12 से 15 दिन होती है। इसमें क्या पहली और दूसरी अवस्था में नरम पत्ते नायलॉन नेट के अंदर रखा जाता है। तीसरी चौथी पांचवी अवस्था में बड़े पत्तों पर स्थानांतरण किया जाता है, जो उसमें आप क्वेश्चन मार्क में देख रहे हैं कि जो 6 से 8 से 12 वाला में बड़े पेड़ों पर स्थानांतरित किया जाता है। नीचे आपको जो उसमें चित्र में दिख रहा है, जो उसमें मादा सलब उसमें कुकन से काटते हुए निकल रही है, और दूसरा आपको बैलेंस के माध्यम से जो कीड़ों का वजन है 41.5 ग्राम उसको दिखाया गया है। एक कीड़े का वजन इसमें 45 से 50 ग्राम, अच्छा पत्ती खिलाओगे 45 से 50 ग्राम वजन 5वीं अवस्था में कीड़े का पाया गया है। आगे इस स्लाइड में आपको कोयन निर्माण के बारे में दिखाया गया है। जो इसमें जो कीड़ा है ना परिपक्व हो जाता है, उसके बाद उसमें अंदर जो खाना अपना पूरा निकाल देता है, उसके बाद अपना वो हैमक बनाना चालू कर देता है। चारों तरफ से पत्ती को जोड़ के हैमक बनाकर अपना वो कोसा आपको जो चित्र दिख रहा है उसमें दिखाया गया। तो इसकी बनाई की अवधि है 4 से 5 दिन या 6-7, सामान्य दिनों में 4 से 5 दिन में कंप्लीट कर लेता है। उसके बाद सर्दी और ठंडा हो गया, टेम्परेचर डाउन हो गया, तो उसमें आपको 8 से 9 दिन भी लग सकते हैं। इस तरह से कोसा अपना तैयार किया गया। कोया निर्माण के बाद में इसका आगे की जो लाइफ साइकिल है, इसमें पीपा एवं नर मादा का सलब है, जिसमें जैसे आपको ये पीपा दिख रहा है, इसमें जो कुकन काटने पर इस तरह से पीपा पाया जाता है। ये पीपा जो जैविक प्रक्रिया के दौरान गुजरता है, इसके अपने जो अंग परिवर्तित हो जाते हैं। जो लार्वा से पीपा बन गया, पीपा के बाद में फिर वापस इसमें जो अंग परिवर्तन हो जाते हैं, इसमें वो इसका सलब निकल जाती है। सलब में जो नर और मादा दोनों निकलते हैं, जो आपको दिखाया गया है। जो कुकन काट के उसको बाहर निकल जाती है, उससे आगे इसको अंडा देने के लिए तैयार किया जाता है। मादा सलब को अंडे देना चाहिए। मादा सलब आपको इसमें मिट्टी के बर्तन में कप में दिखाई गया है, जिसके जो पंख साइड में काट दिए, इसका चयन किया गया। तो इसमें जो अंडे दे रही मादा सलब वो आपको दिखाई दिया गया है। इसके अलावा ये तसर कोसा जो आपको इस ग्रेनेज में दिखाई गया है, ये माला बनाकर रखा गया है। ये बीज के लिए आगे रिप्रोडक्शन अंडा वापस बनाने के लिए इसको रखा गया है, ताकि आगे वापस कीट पालन किया जा सके। तो ये आपको इसमें तसर कोया का दिखाया गया है।
ये आपको कोसा की माला और ये आपको कीड़ा का जो पत्ता के साथ में दिखाया गया है। ये मॉड्यूल 3 आपका यही समापन होता है। धन्यवाद। मॉड्यूल 4 कीट पलायन। इस मॉड्यूल में हमने तसर रेशम कीट के जीवन चक्र, उसके विभिन्न अवस्थाओं और उसके पालन के तरीकों को समझा, जैसे अंडे से लेकर कोकून तक का सफर। नमस्कार, आपको मॉड्यूल 5 में जो रेशम कीटों के शत्रु हैं उनका प्रबंधन दिखाया गया है। ये आपको तितली है, इसके आगे आपको इसका प्रबंधन कैसे किया जाता है, उसके बारे में क्या क्या इसके दुश्मन है, एक तरह से इसको पेस्ट और परभक्षी है। वन परिस्थितियों में तसर रेशम कीट के प्रमुख शत्रु, ये आपको स्लाइड में क में दिखाई गया पीली मक्खी है। ये दूसरे में आपको सुजा दिखाई गया, इसको कैंतिकोना बोलते हैं, जो सुजा इस कीड़े के अंदर अपना डंक मारता है और उसका जूस पूरा खून चूस लेता है बॉडी से, इस तरह से इसको नुकसान पहुंचाता है। ये काला सुजा भी है, ये लाल चींटी भी है, वो भी कीड़ों को नुकसान पहुंचाती है। ये काली चींटी है, वो भी कीड़ों को मार देती है। ये कौवा है, ये भी सुबह शाम बहुत परेशान करता है, ये भी कीड़ों को पूरा ले जाता है। उसके बाद मौक है, ये भी कीड़ों को खा जाती है। उसके बाद चिक्कारा भी है। इस तरह से ये है ना प्रेडेटर्स और ये पेस्ट है, इनको कीड़ों को बहुत भारी नुकसान करते हैं। इससे बचाने के लिए पारंपरिक विधि है। देखिए आप भी इसमें चित्र में देख रहे हैं आप, जैसे बरगद के पेड़ से लेटेक्स का संग्रहण किया जाता है। एक्रिलिक लेटेक्स को सरसों के तेल के साथ 3:1 के अनुपात में मिलाएं, 3 भाग लेटेक्स का और 1 भाग तेल, और इसको पकाएं, जो आपको चित्र में दिखाया गया है। इसके बाद ठंडे किए हुए पेस्ट को एक छोटे बांस की छड़ी के साथ सिरे पर लगाएं और लासा छड़ी का उपयोग करके रेशम के कीटों के शत्रु को पकड़ना चाहिए। जिस तरह से ये आपको चित्र दिखाए, तो उससे आपको पूर्ण मालूम पता चल जाता है कि कैसे इसको प्रयोग में करना है। इसके बाद पक्षियों को भगाने के लिए नवीनतम तकनीकें, जो से पवन चालित घंटी दिखाई गई है आपको वो, उसके बाद पक्षी भगाने वाली बंदूक भी बनाई गई है, जिससे इसकी आवाज़ करने से जो कीट पालन के आसपास पेड़ों पर जो पक्षी हैं वो दूर भाग जाए, ताकि कीड़ों को नुकसान कम पहुंचाए। और आगे आपको एक पेड़ के तने की छाल के खुरचे 1 से 2 फीट तक जमीन के ऊपर, तो इसमें जो कीड़ों में जो चींटी वगैरह ऊपर चढ़ जाती है, तो उसको रोकथाम के लिए पेड़ के तने की छाल को खुरचे 1 से 2 फीट के तक जमीन के ऊपर, उसके बाद खुरचा हुआ पेड़ के तने पर दोनों सिरों पर मिट्टी का लेप लगाएं और पेड़ के तने के चारों ओर लगभग 1 फुट तक पॉलीथीन की पट्टी को महीन नायलॉन धागे और सुतली और जस्ती लोहे GI के तार का उपयोग करके लपेटे, जो आपको चित्र में दिखाया गया है। उसके उपरांत पॉलीथीन की जो 4 नंबर है, पॉलीथीन की पट्टी पर जले उपयोग किए गए इंजन का ऑयल को समान रूप से पोते लगाएं। वो लगाने के बाद में आप 5 नंबर में देख रहे हैं, जो आपको स्लाइड में दिख रहा है, चित्र दिख रहा है, उसमें पॉलीथीन के ऊपर के सिर पर एक साका टहनी और कागज की प्लेट जैसा कप बांधे हैं। कप बांधने के उपरांत ये आपके इस तरह से प्रयोग करने से आपके जो चींटी का जो पॉलीथीन में ऊपर रहेगा, तो उससे चींटी ऊपर नहीं जा पाएगी, इससे आपको कीड़ों को बचाव होगा। इस तरह से आप प्रेडेटर और पेस्ट का रोकथाम करने से आपको फसल में कोया ज़्यादा उत्पादन होगा, तो उससे आमदनी किसानों को ज़्यादा होगी। इस तरह से आप इसका प्रबंधन कर सकते हैं। धन्यवाद। मॉड्यूल 5 रेशम कीटों के शत्रु एवं उनका प्रबंधन। इस मॉड्यूल में हमने तसर रेशम कीटों के शत्रुओं जैसे पक्षियों, चींटियों और अन्य कीटों के प्रभाव को और उनके प्रबंधन के उपायों को समझा, जैसे पारंपरिक पेस्ट नियंत्रण विधियां और नवीनतम तकनीकें। अब आगे तसर रेशम कीट वाले में मॉडल 6 आपको दिखाया जा रहा है। इसमें मैन आपको जो तसर रेशम कीट बीजोत्पादन ग्रेनेज तकनीकी प्रबंधन के बारे में बताया गया है, जो आप स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं। जो आपको तसर के जो मौत अंडे दिख रहे हैं, उस पर आपको तसर मौत दिख रही है, और नीचे जो तसर मौत का जो अंडा कप में दे रही वो भी आपको दिखाई दे रहा है। तो इसके बारे में विस्तृत स्लाइड है, अपन उस पर विस्तार से चर्चा करेंगे, जो आपको स्लाइड आपको दिखाई दी जा रही है। ये आपको बीजागार है। बीजागार क्या है? बीजागार एक भवन होता है जिसमें पूरी संपूर्ण प्रक्रिया वहाँ पर तैयार की जाती है अंडों के लिए, निर्माण के लिए। जहाँ नर मादा तितली को वहाँ पर कोया इकट्ठा रखा जाता है, उसके बाद नर मादा वहाँ निकलता है, उसके बाद उनको युग्मक जोड़ बनाया जाता है। इस युग्मक करके उसके बाद वो अंडा देती है। अंडा देने के बाद वापस वो अंडा साफ सफाई करके उसका परीक्षण, तितली मादा का परीक्षण करने के बाद वो सप्लाई किया जाता है। इस तरह से इसको बीजागार का काम बोलते हैं। बीजागार में
जो आगे की प्रक्रिया वो बीजागार भवन देखिए आप। ये एक प्रतिष्ठान है जहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से गुणवत्ता युक्त तसर रेशम कीट बीज का उत्पादन किया जाता है। तसर रेशम कीट बीज को तैयार करने के लिए विशिष्ट आकार के भवन जिसे बीजागार भवन कहते हैं और इस प्रक्रिया को बीजोत्पादन प्रक्रिया में कहा जाता है। जो आपको चित्र में ये तीनों आपको स्लाइड दिखाई दे जा रहा है। विभिन्न प्रकार के ग्रेनेज भवन बीजागार जिसमें अलग अलग तरह के आपको बीजागार भवन के दिखाई दे रहे हैं, जैसे पक्का ग्रेनेज हाउस है, मडवाल ग्रेनेज हाउस है, ट्यूबुलर ग्रेनेज हाउस है, ग्रीन शेड नेट ग्रेनेज हाउस। ये अलग अलग अपना किसान अपने अलग अलग तरीके से बचत के हिसाब से अपना घर बना सकते हैं। सभी फायदेमंद है और अच्छे हैं। इस तरह से आपको इस स्लाइड के माध्यम से दर्शाया गया, दिखाया गया है। कम लागत के ग्रेनेज के लाभ, ये ट्यूबुलर है, ये भवन है, ये देखिए आप, इसमें कम लागत के ये ग्रेनेज भवन बनाए गए, एग्रो शेड नेट संरचना वाले है। तो इसमें किसान कम खर्च करके अपना ग्रेनेज तैयार कर सकते हैं और अपना बीजागार बना सकते हैं, बीज बना सकते हैं। कम लागत के ग्रेनेज के लाभ, कोई रखरखाव खर्च नहीं है, स्थानीय सामग्री का उपयोग एवं परिस्थिति के अनुकूल, निर्माण लागत कम है, तापमान एवं आर्द्रता के अतिरिक्त रखरखाव की आवश्यकता नहीं पड़ती है, पर्यावरण के अनुकूल है। अंदर का तापमान 5.3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है, सापेक्ष आर्द्रता 5 से 10% अधिक होती है। हवा का संचार बहुत अच्छा होता है जिससे बीमारी के फैलने की संभावना बहुत कम होती है। प्रकृति के करीब, कम संरक्षण हानि, सिंक्रोनाइट्स कीट उद्योग कपलिंग युग्मक है, कुकन डिफल अनुपात है, अंडे देने की दर अधिक होती है, ये किसान हितैषी है। इस तरह से ये कम लागत के ग्रेनेज भवन के लाभ है, ये आपको दिखाई गया इस स्लाइड के माध्यम से। अब बीजागार भवन है उपकरणों का निष्क्रमण कैसे करना चाहिए। निष्क्रमण का मतलब बीमारी से उत्पन्न करने वाले रोगजनक कीटाणु को नष्ट करना होता है। इसमें आपको फॉर्मेलिन का प्रयोग करते हैं, ब्लीचिंग पाउडर का करते हैं, धूमक करके करना, फ्यूमिगेशन करना, फ्लेगमन करना, बुझा हुआ चूना। इस तरह से ये सभी विधियों से बीजागार का इसमें रोगाणुनाशन किया जाता है, जिसमें 5% ब्लीचिंग की पानी के उसमें ब्लीचिंग मिलाकर उसमें वो किया जाता है। दूसरा फॉर्मेलिन का 2% फॉर्मेलिन पानी में मिलाकर उसका इस तरह से किया जाता है और बुझा चूना मिलाकर किया जाता है, जो आपको ये स्लाइड के माध्यम से दिखाई दे रहा है। ग्रेनेज के पूर्व में तैयारी, अब ग्रेनेज के जो करते हैं उसके पूर्व में जो अंडा देती तिल्ली उसको फ्लेगमेशन करना, ये सभी उसमें किया जाता है ताकि कोई बीमारी आने की संभावना नहीं हो और किसान को स्वस्थ और अच्छे अंडे प्रदान किया जाए। कुकन की छटाई और माला बनाना, कटाई के बाद प्राप्त सभी कोषों को बीज कोषों के रूप में उपयोग नहीं लाना चाहिए। बीज कोषों का चुनाव देखकर एवं छूकर करना चाहिए। जीवित है अच्छे कड़े कोषों का ही चुनाव बीज कोषों के रूप में करना चाहिए। जो आपको इस स्लाइड के माध्यम से जो किसान माला लटकाते हुए कुकन का जो चयन करते हुए देखा गया, जिसमें जो फ्लेम्सी कोसा है, दबा हुआ कोसा है, जो बिल्कुल छोटा कोसा है उसको रिजेक्ट कर दिया, जो अच्छा ठोस आकार का कोसा है उसको बीज के लिए इस माला में चयन किया गया। ये एक माला में 100 कोसा रखा है, 100 कोसा की माला बनाई जाती है, जिसमें 5-5 के गुच्छे बनाए जाते हैं और उसमें 3 से 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस रखा जाता है ताकि मादा सलब निकलते समय उसको कोई परेशानी नहीं हुए, वहाँ उसको जगह मिल जाए। इस तरह से इसका रखा जाता है और इस बीजागार में उसका तापमान और आर्द्रता का मेंटेन किया जाता है ताकि आने वाले जो पूरा गर्मी का मौसम है उसको रखा जाता है। उसके बाद जुलाई अगस्त में इसका उसमें निकलना चालू होता है। इस तरह से आपको इस स्लाइड में कुकन की छटाई और माला बनाते हुए दिखाई दिया है। आगे आपको कुकन की छटाई और माला बनाना, ये आपको उसके पिछले स्लाइड के माध्यम से ये वापस ये दिखाया गया कि इसमें फ्लेम्सी कोकन कैसा होता है। ये आपको सामने स्लाइड में जो फ्लेम्सी कोकन जो लिखा हुआ है रिजेक्टेड किया गया है। दूसरा सीड कोकन सिलेक्टेड है, जो सीड कोकन जो अच्छा है उसको वो सिलेक्ट किया गया है। तो इसमें ये दोनों तरह से आपको कोकन को दिखाया गया है। इसमें यूजी मक्खी, पीली मक्खी से संक्रमित कोषों को पहचान कर हटा देना चाहिए। यूजी संक्रमित कोषों के नीचे की ओर छिद्र रहता है, पीली मक्खी से संक्रमित कोषों के ऊपरी भाग में। ये आपको उस कोषों की छटाई करके हटा देना चाहिए, जो आपको वो टोकरी में दिखाई दे रहा है। ठीक है, आगे आपको बीज कोषों का प्रेक्षण। बीज कोषों का प्रेक्षण बीजागार भवन के अंदर माला बनाकर बांस अथवा लोहे के ढांचे में लटकाकर किया जाना चाहिए। प्रत्येक माला में सामान्यतः 100 कोषों का 20 गुच्छे, जिसमें 5 कोषे होते हैं। लाइन से लाइन के बीच की दूरी 1.50 फीट
मालाओं के बीच की दूरी 8 इंच तथा माला में कोषों के गुच्छों के बीच 4 इंच। माला को जमीन से लगभग 2 फीट ऊपर रखना चाहिए। इस तरह से ये आपको बीज कोषों का परीक्षण क्या करना चाहिए। कुकुन माला बनाना अनुपात। अब कुकुन माला बनाना जो आपको इस स्लाइड से माध्यम से दिखाया जा रहा है, मादा और नर। मादा का कुकुन थोड़ा बड़ा होता है, नर का कुकुन छोटा होता है। तो इसमें जो रेशियो होता है, जो मादा का अनुपात है वो 40 रहता है और नर का अनुपात 60 रहता है। तो नर की मात्रा ज्यादा निकलती है और मादा कम रहती है। इस तरह से ग्रेनेज से जो कुकुन, जो नर और मादा का रेशियो रहता है वो रहता है। इस तरह से अपन जो अगर मादा अगर कम है तो मादा तो नर ज्यादा है तो नर का उपयोग वापस उसमें डबल लिया जा सकता है अगर नर कम पड़ रहे हैं, और मादा तो कम निकल रही है, सबता ही है। तो कुकुन का माला बनाते समय अनुपात इस तरह से रहता है। ग्रेनेज तैयारी। अब इस स्लाइड के माध्यम से आपको ग्रेनेज की तैयारी दिखाई गई है, जैसे टेम्परेचर 30 से 34 डिग्री, RH 40 से 60%। प्रत्येक माला में सामान्य 100 कोषों की 20 गुच्छे, इसमें 5 कोषे होते हैं। ये आपको उसको स्लाइड के माध्यम से दिखाया गया। और इधर आपको पूरा उसमें जो घास फूस का वो चटाई लगाई गई ताकि उसको पानी छाड़ते तो उसका आर्द्रता मेंटेन होता है। बाकी वो सामने आपको जो माला में लगी हुई कोसा दिखाई दे रहा है। अब इसमें सावधानी क्या रखनी है, जैसे सावधानी में डोंट वॉश फ्लोर विथ वाटर। नीचे फ्लोर पर पानी नहीं डालना चाहिए, इससे आर्द्रता ज़्यादा बढ़ेगी। और दूसरा, खास मेट्स आउटसाइड ग्रेनेज हाउस टू मेंटेन RH एंड टेम्परेचर। ये जो खास खसखस की मेट्स होती है वो खिड़की की तरह चारों तरफ लगाने से, उसमें पानी की डालने से उसमें RH और टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है। और दूसरा, लास्ट में तीसरा जो स्लाइड में आपको दरवाजा दिख रहा है उसमें क्लोज द ग्रेनेज हाउस डोर ड्यूरिंग डे एंड ओपन नाइट। ये मतलब ग्रेनेज को दिन में वो ओपन नहीं करना चाहिए उसको दरवाजे को, और नाइट शाम के समय उसको ओपन करना चाहिए। इस तरह से उसको ग्रेनेज हाउस को ज़्यादा दरवाजा नहीं खोलना चाहिए। ये आपको इस स्लाइड के माध्यम से दिखाया गया है। अब आपको बीजोत्पादन कार्य है इस स्लाइड के माध्यम से। शलभ निर्गमन, जो शलभ है नर और मादा, इसमें जो आपको कोसा से निकलते हुए दिखाया गया है। दूसरा, शलभ युग्मक, जो इसका जो नर और मादा का निषेचन हो रहा है वो दिखाया गया आपको। इसमें युग्मक जोड़ लगाना, जो एक दूसरे से कपलिंग होता है, तो वो कपलिंग दिखाया गया है। 10 से 12 घंटा तक जारी रहता है कपलिंग नर मादा। जो वापस अंडा देने के आने वाले जो अंडे, वो उसको वापस निकालने के लिए नर मादा का निषेचन बहुत जरूरी है। इसको ये सप्ताह भी हो जाता है और हाथ से भी इसको जोड़ लगाया जाता है, और इसको 10 से 12 घंटा तक इसको जारी रहता है। इस तरह से आगे वापस इसको अंडा बनाया जाता है। ये आपको इस स्लाइड के माध्यम से ही दिखाया जा रहा है। देखिए आप उसमें इस कुकन जो माला लगी हुई है उसमें बहुत सारे, इसमें नर और मादा दोनों जुड़े हुए हैं, इसमें भी लगे हुए हैं। ये इसका कपलिंग किया गया है, इसको मतलब जोड़ लगाना बोलते हैं। युग्मक हो रहा है, इसके 10 से 12 घंटा तक रहता है। उसको 6 से 8 घंटे भी इसको हटा सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से ये अपना ये हटाने के बाद फिर वो अंडा देती है तितली मादा मौत। ये आपको देखिए इसमें भी वही दिख रहा है, ये पेयरिंग हो रहा है इसमें सामने वाला स्लाइड में। उसके बाद पंख काटना। पंख काटने से क्या इसकी मादा की पहचान हो जाती है, और वो कप में जो उसमें रखते हैं उसमें जगह जो ज़्यादा बड़ी नहीं होती है उसमें, वो पंख उसमें सेट हो जाते हैं। और ये पंख काटने से उसमें जो थोड़ा तनाव आता है तो अंडे देने की क्षमता ज़्यादा बढ़ जाती है। और थोड़ा सा इसको पीछे से भाग दबा देने से, इसका मूत्र निकलने से वो अंडा देने की अच्छा अंडा देती है। मिट्टी कप में अंडा दिलवाना, देखिए उसमें स्लाइड में आपको दिख रहा है। उसके बाद अंडे जमा करना, तो अंडे जमा वापस उस अंडे को हटाकर जमा किए जाते हैं। उसके बाद वो साफ पानी से अंडे धोए जाते हैं, क्योंकि वो चिपचिपा पदार्थ एक दूसरा अंडा चिपका रहता है। ये ग्रेनेज का कार्य जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो अंडा को साफ किया जाता है, ये सभी जो उसी के बारे में कार्य किए जा रहे हैं अंडे की तैयारी में। आगे आपको नर और शलभ का, नर शलभ में जो इसका आकार प्रकार है, साइज के साथ छोटा होता है, ये आपको दिखाया गया है। इसके बाद ये स्लाइड में मादा शलभ दिखाई गई आपको। मादा थोड़ी बड़ी होती है, नर थोड़ा छोटा होता है। इस तरह से इनका पहचान की जाती है। और ग्रेनेज रिकवरी नायलॉन नेट का उपयोग किया जाता है। नायलॉन नेट के अंदर में जो नर मादा का इसमें युग्मक कराया जाता है, तो इसमें आपको ज़्यादा फायदा होता है। इसमें ज़्यादा जोड़े बन जाते हैं अपने आप, और जो नहीं बनते उसको बनाया जाता है। इस तरह से इसको भी ये विधि प्रयोग में लाई जाती है। इसके बाद नायलॉन नेट में नर और मादा का अनुपात होता है। नर और मादा का शलभ का अनुपात 2:1 होता है। 2 नर निकले तो 1 मादा होती है, उसमें नेट में डाला जाता है। 2 नर और 1 मादा, तो अपने आप ही ये युग्मक हो जाते हैं। उसके बाद
इसका इस तरह से प्रयोग करने से फायदा होता है। मिट्टी कप में अंडा दिलवाना। अब इसमें आप ये दिखा, इस स्लाइड में दिख रहा है मिट्टी के कप में ये तितली के मादा तितली अंडा दे रही है, जो आपको इस स्लाइड के माध्यम से बताया गया है। अब इसमें अंडा देने के बाद में जो मादा स्लब होती है उसमें उसका पीछे का उधर भाग में उसमें जो इंजेक्शन से उसका थोड़ा सा उसका द्रव्य निकाल के या उसको कट करके उसको पीस के कीट की जांच स्लाइड बनाकर उसको जांच करते हैं। इसमें कोई बीमारी पेब्राइन वगैरह तो नहीं है। अगर ऐसी बीमारी है तो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये बीमारी परीक्षण होने के बाद इस कीड़े को अंडे को डिजीज फ्री लेग्स बोलते हैं। ये पेब्रिन जांच सॉल्यूशन है, जिसमें पेब्रिन में अगर ये स्लाइड बनाते समय उसको प्रयोग किया जाता है। पेब्रिन जांच सॉल्यूशन का इस्तेमाल पहले और इस्तेमाल के बाद में आपको इस स्लाइड के माध्यम से दिख रहा है। पहले नहीं किया थी, आपको ऐसा दिख रहा है। उस इस्तेमाल के बाद में स्लाइड में इस तरह से चमक दिख रही है। उपकरण है अंडों को छुड़ाना। अंड निक्षेपण उपकरण, एग लेंस डिवाइस। इसमें देखिए आप ये पॉलीथीन की बैग में जो है उसमें मौत रखी हुई अंडे दिया उसमें, उसको अंडे को निकाला गया। उसके बाद अंडे को किस तरह से उसको इकट्ठा किया जाता है, छुड़ाना पड़ता है, और वो फिर उसमें एक प्लास्टिक डिब्बे में उसको अंडे को सब इकट्ठा करके उसमें रखे जाते हैं। इसके बाद अंडों का विस्कम्भरित करना। अंडों को मतलब इसको साफ करना, साफ पानी से उसको धुलना है, इसको बहते पानी से उसको साफ करना है। साफ करने के बाद में इसको अंडों की धुलाई की गई है। उसके बाद अंडों को मोटराइज्ड तरीके से इसको सुखाना है। अंडे को वापस से सुखाया जाता है। सुखाने के बाद में अंडों का वजन करके 100 डेफल मतलब उसको 200 ग्राम वजन होता है उसमें थैली में। अंडों को कपड़े की थैली में पैक करके उसको उस पर उसका पूरा नाम और उसकी प्रजाति का नाम लिखकर उसको सप्लाई कर दिया जाता है। इस तरह से ये प्रक्रिया को अपन पूरा बीजागार की प्रक्रिया बोलते हैं। और डुप्राटेक्स ये भी एक तरह से एग वाशिंग डिसइंफेक्शन है, जो आपको इस स्लाइड की माध्यम से दिखाई दे रहा है। और ग्रैंड कार्य में बीज छटाई व पैकिंग इस तरह से किया जाता है। और बीजों का परिवहन की सावधानी इस स्लाइड के माध्यम से कि ये टोकरी है प्लास्टिक की, इसमें जो खसखस और घास ये लगाई गई है। इसमें पानी ये बोरल जूट का है ना, उसका वो भी लगा देते हैं, वो गीला किया जाता है। इस तरह से उसको ट्रांसफ़र सुबह और शाम को किया जाता है, ताकि दिन में कड़ी धूप में इसको ट्रांसफ़र करने की जरूरत नहीं करना चाहिए। इस तरह से सावधानी रखकर कीड़ों का परिवहन करने से कि अंडे बचाए जा सकते। मॉड्यूल 6 सतसर रेशम कीट बीजोत्पादन ग्रेनेज तकनीक एवं प्रबंधन। इस मॉड्यूल में तसर रेशम कीट के बीज उत्पादन और ग्रहण प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें बीजागार भवन, कीट पालन, मादा और नर की पहचान और अंडे की छटाई के तरीके बताए गए। ये आपको मॉड्यूल 7 में अब आपको रेशम के जो पूरी गतिविधियां आपको तसर रेशम के बारे में बताई गई, जो उष्ण कटिबंधीय तसर उद्योग के लाभ से आपको अवगत कराया जाता है कि इसमें जो अभी हमने पूरी प्रक्रिया इसमें जो शुरू से अपन जो उसमें सेतु बागान से ये मतलब इसका तसर का जो अर्जुन का प्लांटेशन है, नर्सरी प्लांटेशन, उसके बाद कीट पालन, बीजागर के बारे में पूरा आपको बताया गया। इसके अनुरूप ही इसमें क्या क्या इसमें फायदा हो सकता है, जैसे ये क्या फायदा, क्या इससे लाभ मिल सकते हैं। जैसे ग्रामीण क्षेत्र के विकास में अहम भूमिका ये तसर कीट पालन की है। जैसे वन्य क्षेत्र में जो आदिवासी क्षेत्र में जो कीट पालन जो खुले में जो लोग परंपरागत तरीके से करते आए हैं, तो उसमें जो भी कोसा उनको मिलता है वो बाजार लाते हैं, उसमें उसको बेचते हैं, उससे उनकी आय में फायदा होता है। तो जो परंपरागत क्षेत्र में जो आदिवासी क्षेत्रों में ये लोगों के जीवन में काफ़ी अहम भूमिका निभा रहा है। उसके बाद वनों का परिरक्षण होता है। जो वन क्षेत्र है जहाँ अर्जुन के और साजा के पौधे लगाए जाते हैं, तो वन क्षेत्र का वनों का विस्तार होगा और इसमें वन का जो वनों का जो और फैलाव होगा, वन का दायरा क्षेत्रफल बढ़ेगा। इससे धरती पर जो अपन काफ़ी अच्छा मतलब उसका जो वन होने से तो सभी तरह के फायदे हैं। ये फायदा इससे आपको जनता को सभी को होगा। उसके बाद बंजर भूमि का सुधार होगा। बंजर भूमि जहाँ बंजर है, बंजर भूमि में अगर अर्जुन तसर के ये लगाया जाए पेड़, तो बंजर भूमि कम होगी और उसमें भी काफ़ी सुधार होगा। और
रोजगार प्रदाय है। इसमें क्या सभी जो घर बैठे जहाँ लोग शहरी क्षेत्र में जो लोग जा रहे हैं वो गांव में अपना रोजगार प्रदान का प्राप्त कर सकते हैं। इसको करने से तो अपने खुद की जमीन है तो अपने जो ग्राम सभा की जमीन है या वन विभाग की जमीन है उसमें भी अपना कीट पालन करके अपना कोसा बनाकर बाजार में बेच सकते हैं। और पर्यावरण संतुलन में सहायक रेशम ये तसर उद्योग बड़ा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। पर्यावरण में जो बहुत ही सहायक हैं कि इतने सारे पेड़ चाहे सरकार द्वारा लगा रहे, चाहे एनजीओ द्वारा लगा रहे, चाहे निजी द्वारा लगा रहे, तो सभी तरह से पेड़ तैयार होते हैं। तो ये साल में एक बार प्रूनिंग किया जाता है, बाकी ये पूरा हरा भरा बना रहता है और इससे काफ़ी लोगों को और समाज को फायदा, लकड़ी मिलती है, पर्यावरण शुद्ध ऑक्सीजन मिलती है और बरसात होती है और जमीन का मिट्टी का रोकथाम होता है। तो इससे काफ़ी फायदा देखा गया है। इस तरह से अपन तसर रेशम कीट पालन करेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र की जनता को फायदा होगा और इससे शहरी और पलायन कम होगा और ग्राम में रोजगार का उपलब्ध होगा। तो इस तरह से देखा गया तो ये जो आज मैंने जो इस पाठ्यक्रम में जो चीज़ें बताई गई है तो उसको आप सभी जो भी मेरा ये वीडियो आप देखेंगे उसमें जो बातें बताई गई है वो स्लाइड के माध्यम से उसका सब ही विस्तृत विश्लेषण दिया गया है। जो आपको जानकारी में ये तसर खेती कैसी होती है, किस तरह से की जाती है, तो ये बिल्कुल ही आप इसमें काफ़ी आपको सीखने को और लर्न करने का मौका मिलेगा। मैं आप इन्हीं बातों के साथ मैं ये कार्यक्रम का अंत करता हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए और इसको आगे बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मॉड्यूल 7 उष्णकटिबंधीय तसर उद्योग से लाभ। इस मॉड्यूल में तसर उद्योग के लाभों पर चर्चा की गई, जिसमें ग्रामीण विकास, वन संरक्षण, बंजर भूमि सुधार और रोजगार सृजन की महत्वपूर्ण भूमिका बताई गई। यह उद्योग पर्यावरण संतुलन बनाए रखने में भी सहायक है। अंत में मैं आपको सबसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि हमने इस कार्यक्रम के अंत में एक 10 छोटे छोटे प्रश्नों का, तसर संबंधित प्रश्नों का एक प्रश्न पत्र रखा है जो आप उसको उत्तर देंगे तो उसमें आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा और आपको इसके बारे में भर के आपको देना है। हमने इस कोर्स से सीखा कि तसर रेशम के प्रकार, उत्पादन क्षेत्र और इसकी अहमियत को समझा। तसर रेशम की पौधारोपण और नर्सरी के महत्व को सीखा। तसर रेशम के जीवन चक्र और उसकी अवस्थाओं को जाना। कीटों के शत्रुओं से बचाव के उपायों को समझा। बीजोत्पादन प्रक्रिया और बीजागार के उपयोग को जाना। तसर उद्योग से रोजगार और पर्यावरण में सुधार होता है। तसर उद्योग से ग्रामीण क्षेत्रों में विकास और आय बढ़ती है।